हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम मिश्रा। आज मैं आपको महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में बताने वाला हूं कि पृथ्वी पर महाद्वीपों की उत्पत्ति कैसे हुई एवं वर्तमान में हम महाद्वीपों के जिस विस्तार एवं जिस स्वरूप को देख रहे हैं, क्या यह पूर्व में ऐसा ही था। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पृथ्वी पर महाद्वीपों की संख्या कितनी है। सबसे पहले हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि पृथ्वी पर महाद्वीपों की संख्या कितनी है और महाद्वीप क्या हैं। तो देखो, महाद्वीप जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी की ऊपरी सतह जो है दो भागों में बटी हुई है। हमारी पृथ्वी की सतह, ऊपरी सतह दो भागों में बटी हुई है। पहला भाग है जल भाग और दूसरा भाग है स्थल भाग। अब यहाँ पे ये देखो, ये हिस्सा, यह हिस्सा, ये सब जल भाग है। जहाँ जहाँ पे हम देख रहे हैं ये जल भाग है। और जो पृथ्वी से ऊपर हिस्सा है, जो काफ़ी ऊपर उठे हुए भूखंड है, उन्हें हम स्थल भाग कहते हैं। ये है स्थल भाग है, ये सब स्थल भाग है, ये सभी स्थल भाग में आते हैं। और ये जो है, जो भरा हुआ दिख रहा है, ये पानी है एक्चुअली में। तो ये जो है, ये है जल भाग। तो वैज्ञानिकों ने कहा है कि वैज्ञानिकों के अनुसार कि पृथ्वी का बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र या फैला हुआ क्षेत्र, जिसकी सीमा स्पष्ट रूप से पहचानी जा सकती हैं, महाद्वीप कहलाते हैं। तो उन्होंने पृथ्वी को कई छोटे एवं बड़े द्वीपों को मिला के जो है हमारा पृथ्वी का स्थल भाग बना हुआ है। और वैज्ञानिकों ने 7 बड़े भूखंडों को, ये जो बड़े भूखंड हैं, इनको महाद्वीप की संज्ञा दी है। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन से महाद्वीप हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पे एशिया महाद्वीप, नंबर 2 पे अफ्रीका महाद्वीप, नंबर 3 पे नॉर्थ अमेरिका, नंबर 4 पे साउथ अमेरिका, नंबर 5 पे अंटार्कटिका, नंबर 6 पे यूरोप एवं नंबर 7 पे ऑस्ट्रेलिया। अब देखो, मैं आपको अंटार्कटिका इसमें अच्छे से नहीं आ पाया, तो मैं आपको अंटार्कटिका भी अच्छे से दिखाई देता हूँ। यह है अंटार्कटिका महाद्वीप, नंबर 5 का। यह पृथ्वी के दक्षिण ध्रुव पर स्थित है। इसी वजह से वहाँ पर मैप में स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता था, इसलिए मैंने आपको अलग से दिखा दिया। यह है अंटार्कटिका महाद्वीप, नंबर 5 का। चलो अब आगे शुरू करते हैं महाद्वीपीय सिद्धांत की ओर। तो महाद्वीपीय जो सिद्धांत है, इसको जो है जर्मनी की वैज्ञानिक, जो जर्मनी की जलवायु शास्त्री थे या जलवायु वैज्ञानिक थे, अल्फ्रेड वेगनर, उन्होंने इस सिद्धांत को दिया था। उन्होंने इस सिद्धांत को 1912 में अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन में दिया था। 1912 में इन्होंने, जब ये इनकी किताब छपी थी, तब यह जर्मन भाषा में थी और उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। तो उस समय जो है 1912 में इनकी बात पे किसी ने ध्यान नहीं दिया, इनकी पुस्तक पे। इसके बाद में क्या होगा कि 1924 में इन्होंने अपनी इसी किताब का जो है अंग्रेजी में अनुवाद किया और इस अपनी किताब में कुछ सुधार किए। तब कहीं जाके 1924 में जब इनकी किताब जो है अंग्रेजी में छपी, तब कहीं जाके दुनिया के वैज्ञानिकों ने इस पर ध्यान दिया। क्योंकि 1912 के बाद से 1914 से 1918 तक तो प्रथम विश्व युद्ध ही चलता रहा। तो इस वजह से विश्व युद्ध में सभी राष्ट्रों के व्यस्त होने के कारण उनके इस सिद्धांत पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसके बाद जो है साइंटिस्टों ने इनकी बात पे और थ्योरी पे ध्यान दिया। इन्होंने जो है बताया कि कार्बोनीफेरस युग में, इन्होंने बताया कार्बोनीफेरस युग, कार्बोनीफेरस युग में क्या है कि ये जो हम बड़े बड़े भूखंडों का हिस्सा देख रहे हैं, यह एक ही था। यह जैसा कि हम देख सकते हैं कि यह सभी हिस्सा एक ही था, यह बड़ा भूखंड एक ही था, जिसको इन्होंने नाम दिया पैंजिया, जिसको इन्होंने नाम दिया पैंजिया। पैंजिया एक जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी। इन्होंने कहा कि यह जो महाद्वीप है पैंजिया, यानी कि संपूर्ण पृथ्वी जो है, वो सभी जितने भी पृथ्वी के वर्तमान समय में हम 7 महाद्वीप या भूखंड देखते हैं, वह एक ही थे। और
इसका नाम इन्होंने रखा पेंजिया। और इसे जो समुद्र सागर चारों ओर से घेरे हुए थे, इसके जो चारों ओर जो सागर है, जो पानी भरा हुआ है, इसका नाम इन्होंने रखा पैंथालासा। इसका नाम इन्होंने रखा पैंथालासा। इस सागर का नाम इन्होंने रखा पैंथालासा। ये जो पैंथालासा जो सागर था, जो चारों तरफ से जो है पेंजिया को घेरे हुए था पानी से। अब देखते हैं, आगे चलते हैं। इन्होंने कहा कि यह जो पेंजिया नामक महाद्वीप है, इसमें आप देख सकते हो कि देखो सातों भूखंड किस तरीके से जुड़े हुए हैं आपस में। ये देखो चाइना और रसिया, इंडिया, अंटार्कटिका महाद्वीप, इसके अलावा और भी दुनिया के बहुत सारे देश हैं जो इसी प्रकार से आपस में जुड़े हुए थे। ये सभी महाद्वीप जिनको आप देख सकते हैं, जैसे कि ये यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। तो इस प्रकार से ये सभी द्वीप जो है आपस में क्या थे, जुड़े हुए थे। बाद में कालांतर में इन्होंने बताया कि यह जो पेंजिया नामक महाद्वीप था, यह जो है आपस में दो भागों में टूट गया, स्प्लिट हो गया। अब देखो, जब ये टूट गया तो दो भागों में बना, ये दो भागों में टूट गया। पहला ऊपर का हिस्सा जो था वह टूटा, उत्तरी लॉरेशिया बोला जो हिस्सा है, इसको उत्तरी लॉरेशिया बोला। और जो नीचे का हिस्सा टूटा उसे बोला इन्होंने दक्षिणी गोंडवाना लैंड। ऊपर वाला जो हिस्सा टूटा वो उत्तरी लॉरेशिया, इसे अंगारा लैंड भी कहते हैं, उत्तरी लॉरेशिया, क्योंकि यह ऊपर की ओर गया था टूट के हिस्सा, तो इसीलिए इसे उत्तरी लॉरेशिया कहा गया। और जो भाग पृथ्वी के दक्षिण के हिस्से में आया उसे दक्षिणी गोंडवाना लैंड कहा गया। दक्षिणी गोंडवाना लैंड। इस प्रकार से इन्होंने कहा कि यह दो भागों में टूट गया और इसके टूटने से जो सागर बना, यह जो हिस्सा है, यह जो हिस्सा है, इसके टूटने से जो हिस्सा बना, गैपिंग हुई, क्योंकि चारों ओर मैंने आपको बताया था कि पानी भरा हुआ है। और जब ये महाद्वीप जो है जो दो हिस्सों में टूटा तो इसकी जो गैपिंग थी उसकी जगह आके क्या भर गया, पानी भर गया। और इस सागर को उन्होंने नाम दिया टेथिस सागर। और यहाँ पे कौन सा सागर बन गया, टेथिस सागर। अब यह टेथिस सागर इसलिए मैं आपको बताऊंगा, इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसके बाद इसी टेथिस सागर के विस्थापित होने के बाद इसकी जगह पर ही अपना हिमालय पर्वत बनता है। इसकी जगह पर क्या बनेगा, अपना हिमालय पर्वत की उत्पत्ति होती है। इसलिए यह टेथिस सागर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चूँकि इन्होंने कहा कि यह दो भागों में स्प्लिट हो गया, यानी कि टूट गया, उत्तरी लॉरेशिया या अंगारा लैंड एवं दक्षिण का हिस्सा जो था वो दक्षिणी गोंडवाना लैंड। अब देखो, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि उत्तर और दक्षिण का निर्धारण कैसे होता है। तो देखिए, ये है अपनी पृथ्वी, सबसे पहले इस बात को समझ लें। और ये जो शून्य अंश रेखा है, इसी को बोलते हैं 0 डिग्री मकर रेखा, भूमध्य रेखा। इसको क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। यह जो है इसकी जो ऊपरी, जो पृथ्वी का जो ऊपरी हिस्सा है, यह वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। इसको क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध। और नीचे का जो हिस्सा है, जो हम देख रहे हैं, यह कौन सा है, दक्षिणी गोलार्ध। इसी प्रकार से ये पूर्वी हिस्सा और ये पश्चिमी हिस्सा होता है। देखो, पूर्वी पश्चिमी आपको अलग से बता देता। अब जो इस साइड की, इस दिशा में जाएगा, यह पूर्वी हो गया, और जो इस दिशा में जा रहा है यह पश्चिमी हो गया। इस तरीके से पृथ्वी की अपनी चार दिशाओं में बट गई है। यह वाला हिस्सा हो गया, इतना हिस्सा उत्तरी गोलार्ध, और जो ये वाला हिस्सा है वो बन गया दक्षिणी गोलार्ध। अब आप समझ गए होंगे। तो इसीलिए जो अपना पेंजिया जो महाद्वीप था वो कुछ इस प्रकार से था, लगभग वो कुछ इस हिसाब से था कि वो जो है उस टाइम पे जो था वो दक्षिण दिशा में ही विस्तृत ज़्यादा था। वह जो है दक्षिण दिशा में ज़्यादा विस्तृत था।
और इसी को जो है उन्होंने नाम दिया पैंजिया का। अब यह जो है स्प्लिट होता है, टूटता है अपना पैंजिया 2 भागों में। यह जो है 2 भागों में टूटता है। तो इसमें जब यह टूटता है तो यह 2 दिशाओं में प्रवाहित होता है। प्रवाहित मतलब बहता है, एक तो उत्तर दिशा में और दूसरा पश्चिम दिशा में। ये जो पैंजिया है वो कौन से 2 हिस्सों में जा रहा है? 2 हिस्सों में, पूर्व उत्तर की दिशा में और पश्चिम की दिशा में। देखो यहाँ पे आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि यह जो पैंजिया जो था उस टाइम पे जो है जो लाइन थी, जो भूमध्य रेखा थी, वो कुछ यहाँ से इस प्रकार से निकलती थी, यानी कि ये थी 0 डिग्री। रेखा को कौन सी रेखा बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी बोलते हैं अपन लोग, ठीक है। भूमध्य रेखा कोई, भूमध्य रेखा क्या है? भूमध्य रेखा वह रेखा जो पृथ्वी को 2 समान बराबर हिस्सों में विभाजित करती है, उसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। अब यह पृथ्वी को 2 समान हिस्सों में विभाजित करती है, तो ये पैंजिया का जो अधिकतर विस्तार था वो था दक्षिणी ध्रुव में, दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी ध्रुव में नहीं, दक्षिणी गोलार्ध में कहेंगे हम। इसका विस्तार जो था पैंजिया का, वो अधिकतर हिस्सा था, लगभग 80% के मेरे हिसाब से ये दक्षिणी गोलार्ध में रहा। इसका जो है जो विस्तार था वह दक्षिणी गोलार्ध में था पृथ्वी के। फिर क्या होगा, कालांतर में यह टूट गया और यह 2 भागों में जो है स्प्लिट हो गया। अब जब स्प्लिट हुआ तो मैंने आपको बताया कौन कौन से 2 हिस्सों में स्प्लिट हुआ था। उत्तरी लॉरेशिया या अंगारा लैंड, इसको अंगारा लैंड भी बोलते हैं कुछ किताबों में, और कुछ किताबों में जो है उत्तरी लॉरेशिया भी बोला गया है। अब यह जो देखो 2 भागों में स्प्लिट होता है, और यह स्प्लिट होने के साथ ही साथ यह 2 दिशाओं में जाता है। उत्तर की ओर, जैसे कि मैंने बता दिया कि उत्तर दिशा क्या है, यह भूमध्य रेखा हो गई है, 0 डिग्री अंश रेखा, तो यह उत्तर की ओर, और पश्चिम की ओर। मैंने आपको दिशाएं बता दी हैं, पहले ही बता चुका हूँ कि उत्तर की दिशा कौन है, पश्चिम की दिशा कौन सी पृथ्वी पे। यह उत्तर और पश्चिम की ओर प्रभावित होगा, और ये दोनों एक साथ प्रभावित होंगे, उत्तर और पश्चिम की ओर, उत्तर पश्चिम की। यह चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण और समझने वाली चीज़ है, इसलिए मैं बार बार इस उत्तर पश्चिम पे जोर डाल रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे नहीं समझा तो एक बात मान लो कि आपको आगे कुछ नहीं समझने आने वाला। इसलिए समझ लो कि ये जो महाद्वीपों का प्रवाह था ये कुछ इस तरीके से होगा, एक साथ होगा, और यह जो भूखंड थे एक ही साथ प्रवाहित हो गए। अब चूँकि साइंटिस्टों ने इनसे पूछा कि यह एक साथ प्रवाहित कैसे हो गए भाई पृथ्वी पर, तो फिर इन्होंने जो है बताया कि हमारी जो पृथ्वी जो है वह जो है जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, जो कि आप देख पा रहे होंगे, यह जो है 3 भागों में विभाजित है। हमारी पृथ्वी की संरचना जो है वो जो है 3 भागों में विभाजित है। 3 जो है, पहली ऊपरी पृथ्वी की जो ऊपरी परत है जिसे हम देख सकते हैं वो है सियाल। कौन सी है ये? सियाल, जैसा कि आप लिखे थे। दूसरी है सीमा, और तीसरा हिस्सा कौन सा है? निफे। सियाल का मतलब क्या है? सियाल का मतलब है सी, इसको 2 हिस्सों में तोड़ सकते हैं आप, सी और ए एल करके इस प्रकार से। तो सी का मतलब होता है सिल्का। ये आपको याद करने में हमेशा कि पृथ्वी की हमारी जो है वो 3 हिस्सों में बटी हुई। पहला हिस्सा हो गया सिल्का का, और दूसरा अल का मतलब हो गया एल्यूमिनियम। क्या हो गया इसका मतलब? एल्यूमिनियम। तो जो सियाल है वो 2 हिस्सों में टूट के बना है, किस किस से? सिल्का प्लस एल्यूमिनियम से। इसके बाद आते हैं सीमा, सी माँ। अब सी का मतलब तो भाई सिल्का है, और एम का मतलब है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ठीक है। तो सिल्का प्लस मैग्नीशियम से क्या है कि पृथ्वी का जो है बीच का हिस्सा बना होगा, ये वाला हिस्सा। ऊपरी हिस्सा जो है ये सिल्का का है, सिल्का प्लस एल्यूमिनियम का। दूसरा जो है सिल्का प्लस मैग्नीशियम का। और जो पृथ्वी की आंतरिक परत है यह है निफे। यह पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है। इसको निफे को क्या है? निफे का मतलब है निकेल प्लस फेरस। फेरस मतलब आयरन। तो निकेल प्लस आयरन से मिलकर के ये पृथ्वी का आंतरिक हिस्सा बना हुआ है। इस प्रकार से हमारी पृथ्वी जो है 3 हिस्सों में बटी है। अब देखो इस आंतरिक संरचना में इन्होंने हमसे कहा
कि यह जो सियाल वाला हिस्सा है, क्योंकि हमारी पृथ्वी कैसी है, गोल, हमारी पृथ्वी है गोल। अब देखिए इसका जो गोल वाला जो हिस्सा है, यह जो है, यह जो ऊपर का हिस्सा हम देख रहे हैं जो बना हुआ है सियाल से मिलके। ये किससे बना हुआ है, सियाल से मिलके बना हुआ है। फिर इसके बाद पृथ्वी की दूसरी परत आई, जो है ये है सीमा। इसे क्या कहा इन्होंने, सीमा। और पृथ्वी के अंदर एक और परत है जिसे इन्होंने कहा निफे। इस प्रकार से हमारी जो पृथ्वी है सियाल, सीमा और निफे, इन 3 हिस्सों में जो है डिवाइडेड है पृथ्वी की हमारी। अब देखो, जब जो ऊपर का हिस्सा था सियाल और जो नीचे का हिस्सा है, अब आप समझ रहे होंगे कि ऊपर का हिस्सा है सियाल, बीच का हिस्सा है सीमा और अंदर का हिस्सा है निफे। अब इन्होंने कहा कि जो सियाल है, यह जो देखो सियाल है, यह देखो सीमा है। जो सियाल है इसका घनत्व तो कम है, इसका घनत्व तो कैसा है, कम है। घनत्व मतलब डेंसिटी इसकी कम है, और इसका घनत्व तो कैसा है, ज़्यादा है। तो इन्होंने कहा कि जो ऊपर का जो हिस्सा है सियाल, वह जो है सीमा पे तैर रहा है। क्या हो रहा है, तैर रहा है। अब क्योंकि जब यह तैर रहा है तो क्या है कि इसी वजह से महाद्वीपों में प्रवाह होना शुरू होगा। अब इन्होंने प्रवाह तो होना ही बता दिया कि ठीक है कि सीमा पे जो है सियाल तैर रही है, क्योंकि इसका घनत्व तो सियाल का कम है और सीमा का ज़्यादा है। तो इस वजह से जो है हमारी पृथ्वी जो है इस पर तैर रही है। अब चूँकि तैरने का मतलब क्या है कि ये बहुत ही, इसमें जो विस्थापन या प्रवाह होता है वो बहुत ही स्लो होता है। इतना स्लो होता है कि 1 साल में 1 सेंटीमीटर, 1 साल में कितना, 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर, बस इतने से ज़्यादा प्रवाह नहीं हो सकता है। इतना कम प्रवाह होता है और इसको होने में इसलिए करोड़ों साल लग गए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो है पृथ्वी का जो हिस्सा था, जो पेंजिया जो था, वो सभी आपस में कब जुड़े हुए थे, कार्बोनीफेरस युग में। कार्बोनीफेरस युग की टाइम पीरियड भी मैंने आपको बताया था कि 35 करोड़ वर्ष पूर्व से 27 करोड़ वर्ष पूर्व, 35 करोड़ वर्ष से 27 करोड़ वर्ष पूर्व में जो है जो पेंजिया जो था अपना, यह क्या था, यह पेंजिया जो आपस में जुड़ा हुआ था कार्बोनीफेरस युग में। उसके बाद में जब ये टूटना शुरू हुआ तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जुरासिक युग में टूटना शुरू होता है। कौन से युग में, ये जो है उत्तरी लॉरेशिया जो दक्षिणी गोंडवाना लैंड जो मैंने आपको बताया, यह किस युग में टूटना शुरू हुए, जुरासिक युग में। जुरासिक युग मतलब इस समय पृथ्वी पर डायनासोरों का प्रभुत्व था, पृथ्वी पर डायनासोर थे, इसीलिए इसे कौन सा युग कहा गया, जुरासिक युग। जुरासिक युग में यह 2 हिस्सों में टूट गया, उत्तरी लॉरेशिया एवं दक्षिणी गोंडवाना लैंड। ठीक है, अब इन्होंने बताया कि यह जो है जो उत्तर और पश्चिम की ओर इसका जो है प्रवाह होना शुरू हुआ। इन्होंने इस प्रकार से अपनी बात को कहा। तो मैंने आपको बता दिया कि देखो किस प्रकार से उत्तर और पश्चिम की ओर इसका प्रवाह होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि सियाल, सीमा, निफे से किस प्रकार से, कैसे कि ये हिस्सा जो है हमारी पृथ्वी का सियाल वाला जो हिस्सा है वो सीमा पे तैर रहा है। अब इन्होंने कहा कि ठीक है यह तो बात ठीक है, लेकिन जो उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाह हुआ है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। तो इसके बारे में इन्होंने एक थ्योरी दी। इन्होंने कहा कि जो हमारी पृथ्वी है यह उत्तर पश्चिम की ओर में, इन्होंने उत्तर की तरफ जो महाद्वीपों का जो विस्थापन हुआ था उसके लिए इन्होंने कारण दिया कि उत्तर की ओर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल एवं प्लवन बल, गुरुत्वाकर्षण बल एवं प्लवन बल की वजह से, गुरुत्वाकर्षण बल एवं प्लवन बल की वजह से यह जो है उत्तर की दिशा में विस्थापित हुए। अब देखो गुरुत्वाकर्षण बल तो पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स है, पृथ्वी जिस चीज़ को अपनी शक्ति से खींचती है उसे ही गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। प्लवन बल क्या होता है, प्लवन बल किसी भी द्रव का, कोई भी द्रव जब किसी वस्तु पे जो बल लगाए वही प्लवन बल होता है। जैसे कि अगर हम द्रव में कोई नाव रखें, पानी में नाव उतारें, तो नाव में क्या है कि नाव जो प्रेशर, मान लो कि पानी में अगर हमने नाव उतारी है
तो नाव जो फोर्स पानी पे लगाएगी उससे ज़्यादा फोर्स पानी नाव पे लगाएगा और नाव पानी में डूबेगी नहीं, बल्कि इस पे क्या हो रही है, तैर रही है पानी पे। तो ये प्लवन बल के कारण है कि जो जल इस पर प्लवन जो ताकत लगा रहा है उसे ही प्लवनशीलता या प्लवन बल कहते हैं। तो नाव क्या है, उस पर तैर रही है। ऐसे ही अपनी जो है जो सियाल है वो सीमा पे क्या हो रही है, तैर रही है। तो इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि यह जो है प्लवन बल के कारण क्या होगा कि यह जो है और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये उत्तर की दिशा में प्रवाहित होंगे और पश्चिम की दिशा की ओर प्रवाहित होने के लिए इन्होंने बताया सूर्य और चंद्रमा की शक्ति। क्योंकि हमारी जो पृथ्वी जो है वह पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर जो है घूम रही है, सूर्य का चक्कर लगा रही है पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी कि पृथ्वी हमारी ऐसी रोटेशन ले रही इस हिसाब से ऐसा जाती और ऐसा घूम रही इस प्रकार से। तो हमारी पृथ्वी का रोटेशन ऐसा है, तो इसलिए हमारी पृथ्वी जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रही है। तो इस पर क्या होगा कि सूर्य और चंद्रमा ने इस पर जो है सूर्य और चंद्रमा की डायरेक्ट जो है प्रभाव पड़ा। तो ये जो हमारी पृथ्वी है तो इस पर क्या होगा कि इस पर जो है ना सूर्य की और चंद्रमा की जो फोर्स है वो लगा किस पे, इन पे महाद्वीपों पे सूर्य और चंद्रमा की शक्ति की वजह से क्या होगा कि ये जो उत्तरी अमेरिका देख रहे हैं हम, उत्तरी अमेरिका, और यह है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, यह जो है दोनों महाद्वीप क्या होगा कि इस हिस्से से और इस हिस्से से टूट गए और इस हिस्से से टूट के कहाँ की ओर प्रवाहित हो गए, पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हो गए। ये ए वैगनर महोदय ने कहा, इनके प्रवाह का कारण बताया कि इसीलिए ये पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हो गए। क्यों हो गए प्रवाहित? सूर्य और चंद्रमा की शक्ति की वजह से। जो सूर्य और चंद्रमा की जो फोर्स लगा तो इस प्रकार से इस पर फोर्स लगा और ये पीछे को छूट गया, क्योंकि हमारी पृथ्वी गति किस कर रही है, इस दिशा में। देखो मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ कि हमारी पृथ्वी किस प्रकार से गति करती है। इससे जो है आप और अच्छे से समझ पाएंगे इस चीज़ को। बहुत से नए स्टूडेंट होंगे कि जिन्हें नहीं पता होगा, तो उनको मैं बता देता हूँ कि हमारी जो पृथ्वी है, यह देखो, यह आप देख सकते कि यह है देखो ग्लोब, इसीलिए मैंने आपको गूगल अर्थ पर जो है अच्छे से बता रहा हूँ। अब देखो ये जो हिस्सा है यह जो है दक्षिण अमेरिका है और यह जो ऊपर का हिस्सा है यह उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है। यह हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, यह जो है अब हमारा भारत है। इस प्रकार से यह संपूर्ण पृथ्वी और यह जो है इस प्रकार से घूमती है अंतरिक्ष में। अब आपने पृथ्वी का घूर्णन तो देख ही लिया होगा। अब इसके बाद आगे चलते हैं कि इन्होंने यह बात बता दी कि ठीक है उत्तर पश्चिम की ओर होगा और इस वजह से जो है आधुनिक जो महाद्वीप हैं वह बने। अब चूंकि इन्होंने बताया कि जो उत्तरी लॉरेशिया है इसकी महाद्वीप के हिस्सा कौन कौन से देश बने, मैं आपको ये बता देता हूँ। उत्तरी लॉरेशिया से जो देश बने और महाद्वीप बने मैं बता देता हूँ। जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप बना, देखो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से जो है उत्तरी लॉरेशिया के हिस्से थे उस समय जब जो दो हिस्सों में टूटा था। तो उस समय सबसे पहले तो नॉर्थ अमेरिका उत्तरी लॉरेशिया का हिस्सा हो गया, दूसरा एशिया उत्तरी लॉरेशिया, तीसरा यूरोप जो है। ये जो है तीन बड़े भूखंड जो थे यह जो उत्तरी लॉरेशिया का हिस्सा बने। फिर इसके बाद में दक्षिणी गोंडवाना लैंड के हिस्से कौन कौन से बने? दक्षिणी गोंडवाना लैंड का हिस्सा बना भारत, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड, यह देखो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, साउथ अमेरिका और प्रायद्वीपीय भारत।
क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत और मेडागास्कर ये एक हिस्सा था, लेकिन ये क्या होगा कि बाद में टूट के एशिया में जाके मिलता है। और जो है जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, जो अंटार्कटिका महाद्वीप भी है, ये भी दक्षिण गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। तो ये हिस्से जो है दक्षिणी गोंडवाना लैंड के हिस्से बने और ये उत्तरी लॉरेशिया के हिस्से बने। तो आपको जैसे कि मैंने पहले भी पूर्व में मैप में दिखा दिया था, फिर से एक बार दिखाई देता हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखो अंटार्कटिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और ये देखो साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, ये सभी किसके हिस्से थे? दक्षिणी गोंडवाना लैंड के। तो यही जो है दो हिस्सों में टूटा, कुछ इस तरीके से यह टूटा था। तो कुछ हिस्से जो है यहाँ पे पश्चिम की ओर आ गए और कुछ उत्तर की ओर चले गए, ऐसा ये वैगनर महोदय ने कहा। तो आपने देख भी लिया है, समझ भी लिया है कि किस हिसाब से यह टूटा और प्रवाहित हो गए। अब देखो, तो आपको एक चीज़ तो उत्तरी लॉरेशिया के मैं आपको देश बता देता हूँ। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, यूरोप, एशिया एवं ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड यह वाला हिस्सा, इसे क्या कहते हैं? ग्रीनलैंड। यह जो हिस्सा जो है, ये हिस्से जो है उत्तरी लॉरेशिया में आए। यह हिस्सा उत्तरी लॉरेशिया का रहा और यह वाला हिस्सा दक्षिणी गोंडवाना लैंड का होगा। इस प्रकार से यह दो भागों में स्प्लिट हो गया और बड़ा भूखंड पेंजिया और ये दो हिस्से बन गए। अब दो उत्तरी लॉरेशिया के देशों के मैं ऐसे भी नाम बता देता हूँ। यूरोप महाद्वीप में जितने भी देश आते हैं वह सभी चीन, रूस, अमेरिका, कनाडा, ग्रीनलैंड आदि जैसे बड़े बड़े देश। अगर साउथ अमेरिका महाद्वीप में देखें तो ब्राज़ील, चिली, पैराग्वे, उरुग्वे आदि देश हैं साउथ अमेरिका में। तो इसमें बहुत बड़े बड़े। अफ्रीका महाद्वीप में माली, लीबिया, चाड दक्षिण अफ्रीका आदि देश हैं। प्रायद्वीपीय भारत में भारत तो है आता ही है। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और यहाँ पे न्यूजीलैंड, ये सभी दक्षिणी गोंडवाना लैंड के हिस्से रहे। तो इस हिसाब से अगर आप मैप दिमाग में रखोगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि कौन सा हिस्सा कहाँ जाके मिला और किस चट्टान का हिस्सा था। इसके बाद में हम आगे चलते हैं कि जब इन्होंने यह बात कह दी, इन्होंने अपना वो दे दिया, इन्होंने अपना प्रमाण रखा, इन्होंने अपना पक्ष रख दिया कि इस प्रकार से हमारी पृथ्वी थी। तो इनका यही ए वैगनर महोदय का सिद्धांत है। अब ए महोदय वैगनर के सिद्धांत में क्या है कि यह एक सिद्धांत है, यह एक थ्योरी या प्रिंसिपल जो है, सिद्धांत जो है, यह आपने दे दिया तो उसकी कुछ वैज्ञानिक कारण भी होने चाहिए। क्या होने चाहिए? वैज्ञानिक कारण भी। भाई ऐसे नहीं माना जाता, साइंटिस्ट जो कहते हैं, क्योंकि ये जलवायु शास्त्री थे और इन्होंने भूविज्ञान की व्याख्या कर दी। तो साइंटिस्टों ने कहा कि भैया इस चीज़ पे आप वैज्ञानिक प्रमाण दीजिए कि जो आप जो दे रहे हैं इसके वैज्ञानिक प्रमाण। इन्होंने इसके पक्ष में और क्या प्रमाण दिए वो मैं आपको बताता हूँ। कि इसके पक्ष में उन्होंने और क्या वैज्ञानिक प्रमाण दिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने इसको पक्ष को प्रस्तुत करने के लिए 4 प्रमुख प्रमाण दिए। सबसे पहले तो ये जलवायु शास्त्री थे, तो इन्होंने पहला पॉइंट क्या रखा? जलवायु में सबसे पहले इन्होंने जलवायु के द्वारा समझाने की कोशिश की कि ये देखो किस प्रकार से जुड़े हुए थे। क्योंकि उससे पहले तक सभी जितने भी साइंटिस्ट थे वो सभी यही मानते थे कि जो वर्तमान में हम महाद्वीपों का स्वरूप जैसा विस्तार देख रहे हैं यह पूर्व काल में भी ऐसा ही था। लेकिन वैगनर महोदय ने एक नई थ्योरी रख दी, तो इससे क्या होगा कि सभी साइंटिस्टों का जो है आश्चर्यचकित हुए, उन्हें उनकी इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने इनसे कहा कि आप जो है इस चीज़ को प्रूव करिए। तो उसी की प्रूफ करने के लिए क्या है कि साइंटिस्ट थे तो वैज्ञानिक कारण देने पड़ेंगे। तो इसीलिए इन्होंने वैज्ञानिक कारणों में पहला आधार बनाया जलवायु का, क्योंकि इन्हें जो है जलवायु की वजह से ही इन्हें इस चीज़ की जो है समझ में आई थी और इनका दिमाग काम किया। मतलब कि इनका दिमाग जो है इन्होंने लगाया था इस तरफ कि आखिरकार कैसे होगा। तो देखो सबसे पहले तो यह चीज़ समझ लो आप कि हमारी जो पृथ्वी है यह मकर रेखा है। सॉरी, बार गलत हो जाता है। यह भूमध्य रेखा है। सॉरी, कौन सी रेखा है? यह शून्य अंश रेखा कौन सी है? भूमध्य रेखा।
यह वाली जो नीचे की है यह है मकर रेखा, यह वाली ये वाली नहीं, यह है भूमध्य रेखा, यह है मकर रेखा और यह है कर्क रेखा। इसको आप इस हिसाब से समझ लें। अब ये जो है जो हिस्सा है इतना हिस्सा, यह जो हिस्सा है इस हिस्से पे क्या है कि सूर्य की किरणें जो हैं वो सीधी पड़ती हैं, तो इस वजह से यहाँ पे क्या है हाई टेम्परेचर रहता है। क्या रहता है? बहुत ही हाई टेम्परेचर, यानी बहुत ही ज़्यादा तापमान रहता है। अब इस जगह पे जब बहुत ही ज़्यादा पृथ्वी की सतह पे हाई टेम्परेचर रहता है तो इस वजह से मौसम में क्या आ जाती है? आर्द्रता आ जाती है और यहाँ पे भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। इस क्षेत्र में कौन सी जलवायु पाई जाती है? भूमध्य सागरीय जलवायु। भूमध्य सागरीय जलवायु इस क्षेत्र में पाई जाती है और आर्द्रता रहती है। आर्द्रता इस वजह से कि पूरे दिन गर्मी रहती है, शाम को 4 बजे के बाद यहाँ पे भयंकर बारिश होती है, इसलिए पानी में हमेशा मौसम में हमेशा आर्द्रता बनी रहती है। अब इन्होंने इस चीज़ को देखा और इन्होंने इस चीज़ से अपना प्रमाण देना शुरू किया। इन्होंने सबसे पहले कहा कि जो भारत है, देखो यह है भारत, इन्होंने कहा कि जो भारत है और अफ्रीका है और दक्षिण अमेरिका, यहाँ पे हिमानीकरण के साक्ष्य मिलते हैं। किसके साक्ष्य मिलते हैं? हिमानीकरण के। हिमानीकरण मतलब बर्फ़ की जमने के, यानी कि यहाँ पे पूर्व काल में कहीं ना कहीं बर्फ़ जमी रही होगी इन हिस्सों में। भारत के थार के मरुस्थल में आज भी जो है हिमानीकरण के साक्ष्य मिलते हैं। अब चूँकि हिमानीकरण के साक्ष्य कब मिलते हैं कि ये हिस्से कभी ना कभी अंटार्कटिका महाद्वीप के पास रहे हों। तो जैसे कि मैंने आपको पेंजिया में दिखा दिया कि भारत, अफ्रीका और ब्राज़ील ये सभी पेंजिया दक्षिणी ध्रुव में ही इनका झुकाव था और ये सभी लगभग अंटार्कटिका के पास थे। इसीलिए यहाँ पे किसके साक्ष्य मिलते हैं? हिमानीकरण के। क्योंकि वर्तमान में ऐसा संभव नहीं, क्योंकि वर्तमान में जो है यह जो हिस्सा है, यह हिस्सा जो है यह देखो कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो इससे इन्होंने कहा कि यह जो है जो हिस्सा जो है पृथ्वी का, वह जो है इस हिस्से में पड़ता है। तो यहाँ पे तो सूर्य की किरणें सीधी सीधी पड़ती हैं, तो यहाँ पे तो जो है हिमानीकरण यानी कि बर्फ़ का जमना तो संभव नहीं है। तो इसलिए इन्होंने अपनी जलवायु से इस चीज़ को प्रमाण को सबसे पहले बताया, पहले अपने पक्ष के रूप में रखा, वैज्ञानिक पक्ष के रूप में, क्योंकि ये एक जलवायु शास्त्री थे तो ये जलवायु पर ही अध्ययन कर रहे थे। और जलवायु पर ही अध्ययन करने पर जब उन्होंने यहाँ पे हिमानीकरण के साक्ष्य देखे तो इनके दिमाग में यह बात आई कि आखिरकार ये ऐसा क्यों है, यहाँ पे ऐसा तो संभव नहीं, क्योंकि यहाँ पे हिमानीकरण के साक्ष्य यानी कि यहाँ पे बर्फ़ तो जम ही नहीं सकती, क्योंकि ये भूमध्य रेखा के निकट के क्षेत्र हैं। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, इन तीनों जो क्षेत्रों का बीच का जो हिस्सा है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, यह जो 3 रेखाएं जो है इनके बीच में क्या है, इस हिस्से में बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, अत्यधिक ताप है, तो यहाँ पे बर्फ़ हो नहीं सकती। इसका मतलब यह है कि यह हिस्सा कभी अंटार्कटिका यानी दक्षिण ध्रुव की तरफ रहा होगा और उनका ऐसा सोचना सही था और इसी वजह से इन्होंने यह प्रिंसिपल को देने में जो है बहुत मदद मिली इन्हें। फिर इसके बाद इन्होंने देखो पहला इन्होंने अपना तथ्य रखा जलवायु। इन्होंने जलवायु की तरफ से जो है इस चीज़ को प्रूव करने की कोशिश की। इन्होंने अपने सिद्धांत का जो आधार था वो वैज्ञानिकों को सबसे पहले यही बताया। जो इनका सिद्धांत का आधार, पहला पॉइंट जलवायु, आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि जलवायु किस हिसाब से, तो इस हिसाब से यहाँ पे जलवायु के हिमानीकरण के साक्ष्य मिले और उन्होंने कहा कि इस वजह से जो जलवायु में चेंजिंग हुई और जो है यहाँ पे हिमानीकरण के साक्ष्य मिलते, इस वजह से क्या है यह चीज़ प्रूफ होती है कि यह हिस्सा कभी न कभी दक्षिणी ध्रुव की ओर रहा होगा। अब इसके बाद उन्होंने दूसरा अपना जो सिद्धांत रखा वह रखा जीवाश्म। दूसरा इन्होंने अपना सिद्धांत में क्या किस चीज़ को रखा, आधार बनाया जीवाश्म को। जीवाश्म मतलब यह है, जीवाश्म वह चीज़ होती हैं कि जो जैसे कि पुराने जो जीव जंतु हैं और जो मर के दब गए ज़मीन के अंदर, और उनका जब जो पेड़ पौधे जीव जंतु जो है मर के और जो है पृथ्वी की अंतरिक्ष सतह में दब जाते हैं
उन्हीं को ही हम जीवाश्म बोलते हैं। जब उन्हें खुदाई से बाहर निकालते तो वह होते जीवाश्म। अब देखो उन्होंने जीवाश्म में कैसे समझाया, तो चलिए जीवाश्म की तरफ चलते हैं हम। यहाँ पे आप इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। इन्होंने अपने दूसरे सिद्धांत को करने के लिए लिया जीवाश्म का। अब जीवाश्म में क्या है कि यहाँ पे जो है ये जुरासिक युग में चूँकि अलग अलग हुए थे, तो देखो ये किस हिसाब से अलग हुए थे। इसमें सबसे पहले इन्होंने एक दिया, ये आप देख सकते हैं सिरोगनाथोस नाम का एक जो है जो डायनासोर था। तो ये देखो किन दो देशों में पाया जाता है, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में, क्योंकि इसके जो अवशेष हैं, जो जीवाश्म हैं, क्योंकि अब तो यह वर्तमान में है नहीं, उस टाइम पे था। तो क्या है कि जब ज़मीन से खुदाई करते हैं, खुदाई की, तो उस जगह पे भी इसके अवशेष मिलते हैं और इस महाद्वीप में भी अवशेष मिलते हैं। तो चूँकि यह जो है यहाँ से यहाँ तक वर्तमान स्वरूप में अगर आप देख सकते हैं, तो आप देखेंगे कि इनकी फिजिकल डिस्टेंसिंग आपस में कितनी है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कहाँ दक्षिण अमेरिका है, सॉरी अफ्रीका महाद्वीप है और कहाँ दक्षिण अमेरिका। इनकी डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है और बीच में सागर है, तो ऐसा होना संभव। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यह इतनी दूरी तक इसका आना तो संभव नहीं है, तो इसीलिए ये भूभाग कभी ना कभी जुड़े रहेंगे। इस चीज़ को उन्होंने अपने वैज्ञानिक प्रूफ के रूप में रखा। अब और आगे चलते हैं और देखते हैं। इसके अलावा इन्होंने अपने जीवाश्म में और देखी जाती है कि मीजोसोरस नाम की जो है, यह जो इसका उन्होंने निर्माण दिया, इसका नाम दिया, सॉरी निर्माण नहीं किया, नाम दिया। यह मीजोसोरस जो एक छिपकली है, छिपकली की तरह था। और यह क्या था, छिपकली की तरह था, पानी में तैरता था। यह इसके भी जो है अवशेष जो है अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में मिलते हैं। अब यह अभी मैंने आपको फिजिकल डिस्टेंस बताई थी, तो अगर ऐसा था तो ये मीजोसोरस और सिरोगनाथोस जो है, ये दोनों जो आपस में ये जो दोनों डायनासोर हैं, ये दोनों महाद्वीपों पर पाए जाते हैं। और अगर ऐसा होता तो ऐसा संभव नहीं था। और सबसे अच्छा इनके लिए मदद जो कारगर साबित हुआ और वह हुई ये वनस्पति। इसका नाम जो आप देख सकते हैं गिलासोप्टेरिस। यह जो है ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है, अंटार्कटिका में भी पाई जाती है, भारत में भी पाई जाती है, अफ्रीका में पाई जाती है एवं दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। अब चूँकि भारत को अगर देखा जाए तो बहुत गर्म प्रदेश है, अफ्रीका भी गर्म प्रदेश है, तो अगर यह ठंडे प्रदेश में उगती है तो फिर गर्म प्रदेशों में कैसे इसके वो अवशेष और जीवाश्म साक्ष्य मिलते। तो इसी से उन्होंने प्रूव किया कि ये जो गिलासोप्टेरिस नाम की जो वनस्पति है, सभी चारों जो है 1 2 3 4 5 महाद्वीपों में जो है इसका जो है अवशेष मिलते हैं। तो इससे इन्होंने जीवाश्म के द्वारा इन्होंने यह कोशिश देने की बताने की कोशिश की कि देखो इस प्रकार से यह जो है पृथ्वी आपस में जुड़ी हुई थी। फिर तीसरा इन्होंने अपना जो सिद्धांत दिया जीवाश्म के बाद, वो दिया भू आकृतिक, यानी कि पृथ्वी की आकृति। अब देखो भू आकृतिक सिद्धांत कैसे दिया इन्होंने, बताता हूँ आपको। इन्होंने कहा कि जो है पृथ्वी का जो है, यह जो है दक्षिण अमेरिका का तट है, जो दक्षिण अमेरिका है और जो अफ्रीका है, अगर इन दोनों हिस्सों को आपस में मिला दिया जाए तो यह एक ही भूभाग बन जाएगा। इन्होंने इसके लिए देखो किस प्रकार से दिया। यह देखिए, इन्होंने कहा कि अगर इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए, कनेक्ट कर दिया जाए, तो कुछ इस प्रकार से यह मिल जाएंगे। और इसी प्रकार से अगर इसमें यहाँ से आ जाए तो भारत भी मिल जाएगा, यहाँ मेडागास्कर और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया वगैरह और न्यूजीलैंड वगैरह सभी महाद्वीप इस प्रकार से आके एक हो जाएंगे। तो इन्होंने भू आकृतियों के द्वारा भी ऐसा बताया। इन्होंने कहा कि जो ब्राज़ील का जो तट है और अफ्रीका का जो पश्चिमी तट है, इनकी समरूपता या समानता एक ही है। और इस प्रकार से अगर इसको कर दिया जाए तो इसको मिला दिया जाए। इसके अलावा इन्होंने एक और उदाहरण देने की कोशिश की। इन्होंने बताया कि जो अपना मैक्सिको है, सॉरी ब्राज़ील नहीं, मैक्सिको, यह देखो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैक्सिको है। यह जो है मैक्सिको की जो खाड़ी है,
जो आप ये स्पेस देख रहे हैं यहाँ पे जल भरा होगा, इसके आसपास के जो जो द्वीप हैं, जैसे कि ये क्यूबा है, सेंट डियोन्स है, और इसके अलावा ये जमैका है, यहीं से हुसैन बोल्ट आते हैं। तो देखो ये जमैका है, और ये प्यूटोरिको है, और यहीं पे एक ट्रिनिदाद एंड टोबैगो भी है, महाद्वीप नहीं कह सकते, द्वीप है। तो ट्रिनिदाद एंड टोबैगो है, एंटीगुआ एंड बारबाडोस है। इस प्रकार से ये देखो, ये है देखो ट्रिनिदाद एंड टोबैगो, ये देखो नाम आ रहा है, ये है छोटा सा द्वीप। लेकिन अगर जितने भी यहाँ पर जो द्वीप आप देख रहे हैं, इन सभी का जो है क्षेत्रफल जो है मिला दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, इन सभी का एरिया ऐड कर दिया जाए, तो जितना मैक्सिको की खाड़ी का एरिया है उतना ही इन सभी का एरिया है। अगर इनको मिला के इसमें भर दिया जाए तो ये जो है मैक्सिको की खाड़ी की जगह पे यहाँ पे भी स्थान बन जाएगा। तो इस तरीके से इन्होंने यह बताने की कोशिश की कि इसका जो क्षेत्रफल है उतना ही इसके आसपास के जो ये द्वीप हैं, इन सभी का क्षेत्रफल मिला दिया जाए तो यह जो है मैक्सिको की खाड़ी के बराबर का हो जाएगा। और यहाँ पे ये कभी यही हिस्सा था, लेकिन बाद में जो है ये टूट के जो है अलग अलग हिस्सों में बट गए। तो इस प्रकार से इन्होंने अपना भू आकृतिक सिद्धांत देने की कोशिश की और भू आकृतियों के द्वारा समझाने की कोशिश की, और इसके पक्ष में इन्होंने अपने जो है प्रमाण दिए। इसके बाद में इन्होंने आखिरी अपना जो सिद्धांत रखा वो दिया इन्होंने चट्टानों में समानता। अब देखो चट्टानों में समानता कैसे है, वह भी मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। इन्होंने कहा कि जो दक्षिण अफ्रीका जो साउथ अफ्रीका जो दक्षिण अफ्रीका जो है महाद्वीप जो है, इसके पश्चिमी तट ये वाले हिस्से की समानता, यानी कि यहाँ इस टाइम पे जो है जो चट्टानें पाई जाती थी, जो चट्टानें पाई जाती थी वो, प्लस जो साउथ अफ्रीका के यहाँ पे जो चट्टानें पाई जाती, या यहाँ पे एंडीज पर्वत होता है। कौन सा पर्वत है? एंडीज पर्वत। और यहाँ पे जो पहाड़ पाए जाते हैं उनकी जो है जो संरचना जो टाइम पीरियड है चट्टानों का वह एक ही है। इस प्रकार से उन्होंने इस चीज़ को बताने की कोशिश की कि इस प्रकार से यह सभी वही चीज़ है। तो इस प्रकार उन्होंने इस चीज़ को जो है बताने की कोशिश की कि इस प्रकार से इन चट्टानों में आपस में समानता है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो अफ्रीका में जो सोना पाया गया, अफ्रीका का सोना एवं साउथ अमेरिका का जो सोना पाया गया वह एक ही काल का सोना है, यानी एक ही टाइम पीरियड में दोनों में सोने का निर्माण शुरू हुआ। तो इस चीज़ से भी इनकी ये इस सिद्धांत को जो है बल मिला। इसके अलावा इन्होंने कहा, इन्होंने अपने कोयले को आधार बनाया, क्योंकि देखो मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारी पृथ्वी जो है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। अब इस हिस्से पे सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है। हाई टेम्परेचर की यानी कि जो कोयला होता है वो उच्च ताप और दाब पर ही बनता है। लेकिन कोयले की जो निक्षेप मिलते हैं वो रूस में भी मिलते हैं, लेकिन कोयले के निक्षेप हमें रूस में मिलते हैं और कनाडा में भी मिलते हैं। जबकि यह जो है ये दोनों क्षेत्र रूस एवं कनाडा कहाँ पे हैं? यह जो है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं। कहाँ पे पाई जाती है? शीतोष्ण कटिबंध। रूस में तो साल भर बर्फ़ ही जमी रहती है और बराबर बर्फबारी, तो यहाँ पे जो है कोयले का निर्माण संभव नहीं है। तो इसका मतलब यह होगा कि यह जो रसिया का जो हिस्सा है वह हिस्सा कभी ना कभी यहाँ भूमध्य रेखा के पास रहा होगा। जैसा कि आपको मैंने पेंजिया में दिखाया भी है कि रूस जो है कैसे भूमध्य रेखा के पास था और उसी समय इस यहाँ पे कोयले का निर्माण हो गया, जो कि वर्तमान में आज भी हमें मिलता है। इस प्रकार से इन्होंने अपनी चट्टानों में समानता, खनिजों में समानता एवं चट्टानों में समानता, खनिजों में समानता के अलावा इन्होंने दिया कि जैसे कि यहाँ पे खनिज में, जैसे कि सोने का उदाहरण मैंने आपको बता दिया,
कोयले का उदाहरण बता दिया। आपस में जो चट्टानें हैं वह भी एक ही समय की हैं, वह भी मैंने आपको बता दिया। अब इसके अलावा अब इनके सिद्धांत की आलोचना और देख लो कि अब इनकी सिद्धांत की आलोचना किस प्रकार से हुई। यह तो आपने इनका पूरा समझ लिया कि इन्होंने किस प्रकार से दिया और किस प्रकार से इनकी थ्योरी थी। अब सिद्धांत की आलोचना में क्या है कि इन्होंने हमें सबसे पहले बताया था इन्होंने कहा था कि जो सियाल है वह सीमा के ऊपर क्या कर रहा है, तैर रहा है। तो इन्होंने जब जो है पर्वतों की उत्पत्ति के बारे में बात आई कि अच्छा तो ये बताओ कि इन्होंने अपनी किताब में आगे बताया कि जो पर्वतों की उत्पत्ति जो हुई है, तो जैसे कि हिमालय पर्वत है, एंडीज पर्वत हैं या रॉकी पर्वत है, इन जब पर्वतों की बात आई समझाने की, तो इन्होंने क्या कह दिया कि जब ये सियाल जो है सीमा पे जो है ये तैर रहा था, लेकिन अचानक से क्या हो गया, इन दोनों में ऐसा घर्षण शुरू हो गया, आगे जाके ये प्लेटें टकराने लगी। तो ये बात वैज्ञानिकों ने पूछा कि यह ऐसा कैसे संभव हो सकता है। एक ही बात हो सकती है, या तो ये तैर रहा है हिस्सा तो तैर ही रहा है, ये आगे जाके टकरा कैसे सकती है, इनमें घर्षण होना संभव नहीं है। इस तरीके से इनकी यह जो पहली थ्योरी जो थी, इस तरीके से इनकी सिद्धांत की यह पहली आलोचना है। क्योंकि इन्होंने इसके बाद जो है पर्वतों की उत्पत्ति के बारे में भी जो है बताने की कोशिश की और वहीं पर यह जो है विरोधाभास के शिकार हो गए, क्योंकि इन्होंने एक ही बार में इनकी दो बातें सामने आ गई कि यह सीमा सियाल पर तैर रहा है, तो जब यह तैर रहा है तो पैरेलल जा रहा है, लेकिन ये कहते हैं कि आगे जाके इनमें घर्षण शुरू हो गया, तो आगे जाके इनमें घर्षण होना संभव नहीं है। तो इस यहाँ से इस पहली इनकी सिद्धांत की पहली कमी यहाँ पर सामने आती है, यहीं से इनके सिद्धांत की आलोचना होती है। इसके बारे में ये भी बताने में असफल रहे कि यह जो पेंजिया है यह किस कारण से दो हिस्सों में टूटा। यह कारण भी यह स्पष्ट रूप से नहीं कह सके कि यह जो महाद्वीप था, जो पेंजिया था जो आपका है, वो किस वजह से जो है दो हिस्सों में टूटा। तो यह चीज़ भी नहीं समझा सके और इसलिए भी इनके सिद्धांत की आलोचना हुई। अब इसके बाद में हम इनका तीसरा अगर पॉइंट देखें तो इन्होंने बताया था कि ये महाद्वीपों का जो विस्थापन हुआ था, हमने आपको बताया था कि इन्होंने महाद्वीप का विस्थापन कहाँ की दिशा की ओर बताया, उत्तर की ओर और पश्चिम की ओर। कहाँ की ओर बताया था मैंने आपको इनका प्रभाव महाद्वीपों का, उत्तर और पश्चिम की ओर। उत्तर पश्चिम। तो जब इन्होंने कहा कि नहीं ये उत्तर पश्चिम की ओर हुआ है महाद्वीपों का प्रवाह, तो फिर वैज्ञानिकों ने कहा कि अगर ऐसा ही है, उत्तर पश्चिम की ओर है, तो जो अपना भारत है वो कभी अफ्रीका का हिस्सा था, तो यह टूट के यह जो किस दिशा में जा रहा है, उत्तर पूर्व की ओर। अगर आपके हिसाब से अगर उत्तर पश्चिम की ओर अगर महाद्वीपों का प्रवाह हुआ है, तो फिर भारत जो है उत्तर पूर्व की ओर क्यों गया। तो इस वजह से भी इनके सिद्धांत की आलोचना। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया देखो कहाँ की ओर गया, पूर्व और दक्षिण की ओर चला गया, तो यह क्यों चला गया। इसके अलावा अंटार्कटिका महाद्वीप और या न्यूजीलैंड, तो इसके बारे में यह कोई स्पष्ट रूप से व्याख्या नहीं कर पाए या इसके बारे में यह कोई अच्छे तरीके से नहीं बता सके। तो इस वजह से भी इनके जो है सिद्धांत की जो है आलोचना हुई। और सबसे बड़ी आलोचना तो इनकी इस बात से हुई कि इन्होंने कहा था कि जो पृथ्वी पे जो महाद्वीपीय विस्थापन है उसके लिए जिम्मेदार इन्होंने बताया था प्लवन बल और गुरुत्वाकर्षण बल। अब चूंकि प्लवन बल और गुरुत्वाकर्षण बल जो हैं, अगर इनकी वजह से पृथ्वी में उत्तर की दिशा में मतलब कि अगर उत्तर की दिशा में विस्थापन हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह अलग नहीं करता है, वह क्या करता है, चीज़ों को खींचने का काम करता है, बल्कि दूर जाने का नहीं। तो अगर गुरुत्वाकर्षण बल इसके लिए जिम्मेदार होगा तो ये महाद्वीपों को एक ही रहना चाहिए था, इनको आपस में टूटना नहीं चाहिए था। तो इस हिसाब से भी इनके सिद्धांत की जो है आलोचना हुई। इसके अलावा और इनके सिद्धांत की आलोचना किस वजह से हुई, इन्होंने कहा था कि इसके अलावा इन्होंने कहा था कि महाद्वीपों का प्रवाह पश्चिम की ओर हुआ है,
तो पश्चिम की ओर की इन्होंने जो प्रवाह के बारे में जो बताया था, तो ये पश्चिम की ओर जो प्रवाह हुआ है, इन्होंने कहा था कि सूर्य एवं चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण, सूर्य एवं चंद्रमा जो पृथ्वी पर बल लगाते हैं, जिससे पृथ्वी पे क्या होते हैं, ज्वार भाटा आते हैं। क्या आते हैं? ज्वार भाटा। तो उस शक्ति की वजह से जो है महाद्वीपों में जो विस्थापन हुआ है अब ये दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका का, यह पश्चिम की ओर इसी वजह से हुआ है क्योंकि इस पर सूर्य और चंद्रमा का बल लग रहा था। तो मैं आपको बता दूं कि वैज्ञानिकों ने कहा कि यह बल इतना ताकतवर होना चाहिए कि जो वर्तमान में सूर्य और चंद्रमा की शक्ति उससे 1 करोड़ गुना जब बल होगा, तब कहीं जाकर के इनमें जो है आपस में टूटेंगे। यानी कि इतने कम बल में यह जो है महाद्वीप पृथ्वी के आपस में एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। इस वजह से भी इनके सिद्धांत की आलोचना हुई। हालांकि लेकिन यह इस प्रकार से कि यह जो है इनके सिद्धांत की आलोचना हुई। और इसके अलावा यह एक और महत्वपूर्ण चीज़ बताने में असफल रहे, वह यह था कि ये देखो उत्तरी अटलांटिक है और जो नीचे का हिस्सा है वह है दक्षिणी अटलांटिक। तो जो उत्तरी अटलांटिक में जो है कटक का निर्माण पाया जाता है। कटक से मतलब कि छोटे छोटे एक पर्वत का निर्माण है, जो कि चूँकि यह पानी भरा हुआ है इसलिए यहाँ पे हमें दिखता नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो चूँकि वाटर है, लेकिन इसकी बावजूद भी यहाँ पे क्या है, ये कटक पाया जाता है, यानी कि पहाड़ पाए जाते हैं। तो इसके निर्माण कैसे संभव होगा, तो इस बारे में यह जो है कुछ नहीं बता सके। इसी प्रकार से जो है कटकों का निर्माण हिंद महासागर में भी है, हिंद महासागर में भी इसी प्रकार से कटक पाए जाते हैं। तो उस कटक के बारे में भी ये हिंद महासागर के कटक और अटलांटिक महासागर के जो उनके बारे में कि जो कटक के बारे में यह कुछ भी नहीं बता सके। तो इस वजह से भी यह जो है इनके सिद्धांत की जो है आलोचना हुई। अब इसके बाद में अगर हम इनके सिद्धांत का निष्कर्ष निकालें तो इनका जो है जो इन्होंने जो सिद्धांत दिया था, इन्होंने जो थ्योरी दी थी वह पूर्णतः असत्य भी नहीं थी, सत्य भी दी। इन्होंने कुछ ऐसे भी बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक कारण दिए, जैसे कि इन्होंने एक लेमिंग नाम के जंतु का भी एक उदाहरण दिया था अपने सिद्धांत में। लेमिंग नाम का जंतु जो है वो यहाँ पे और यहाँ पे पाया जाता है। लेकिन क्या है कि जब इनकी जनसंख्या बढ़ती थी पूर्व काल में, पेंजिया के टाइम पे, तो ये क्या था कि यह पश्चिम की ओर आते थे, इस दिशा की ओर आते थे जब इनकी जनसंख्या बढ़ती थी। और चूंकि उस समय पर यह जो है द्वीप आपस में जुड़ गए थे, यहाँ पे पहुँच जाते थे। लेकिन वर्तमान समय में यह द्वीप अलग हो चुके हैं, लेकिन तब भी इनकी जनसंख्या बढ़ती तो ये आते हैं और समुद्र में गिरते जाते और आत्महत्या कर लेते हैं। तो इसीलिए इन्हें आत्महत्या करने वाला जीव भी कहा जाता है। लेकिन अब वर्तमान स्वरूप में ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी यह गिरते जा रहे हैं और आत्महत्या करते जा रहे। तो लेमिंग जंतु का जो इन्होंने उदाहरण दिया था वह भी बहुत अच्छा दिया था। इसके अलावा इन्होंने जो निष्कर्ष हम जो निकाल रहे हैं कि इन्होंने इस तरीके से क्या है कि इन्होंने बहुत अच्छे उदाहरण दिए। तटीय साम्य अवस्था के बारे में बताया कि जो तट हैं वह एक जैसे हैं, जो पठार हैं उनमें भी आपस में समरूपता है। और इसके अलावा इन्होंने नवीन पर्वतों की उत्पत्ति के बारे में भी बताने की कोशिश की कि किस हिसाब से जो है नवीन पर्वत की उत्पत्ति हुई है। लेकिन यह पूर्णतया सफल नहीं हो पाए और इसीलिए आगे चल के जो है पृथ्वी की जो व्याख्या के लिए आएगी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि वास्तविक रूप से यह जो महाद्वीप हैं वो किस वजह से अलग हुए। यह तो इन्होंने बता दिया कि हाँ अलग हुए थे, लेकिन जो इनको बताने का जो थ्योरी थी वह गलत साबित हुई। तो इसको सही साबित करने के लिए फिर आगे आएगी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, और उसी में फिर हम जानेंगे कि किस प्रकार से जो है आधुनिक महाद्वीपों, आधुनिक पर्वतों का निर्माण संभव होगा। अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए एवं शेयर कीजिए एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।